हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया, एकदम झकास चकाचक माहौल। सर आज है हमारा लास्ट लेक्चर और हमने कर लिया अपना सिलेबस के इस एक पहले पड़ाव को कंप्लीट, मतलब पहला चैप्टर हमारा हो गया पूरा। ठीक है, आज हमारा लास्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 9 है और इसमें हम लोग कर रहे हैं क्या, रिवीजन। आज हम पूरे चैप्टर को एकदम जो नोट्स हम बनाए हैं, उसी नोट्स के सहारे रिवीजन करेंगे, ताकि ऐसा ना लगे कि सर क्या कुछ नया बता दिए, क्या हो सकता है कुछ नया रिएक्शन बता दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो नोट्स हम बना चुके हैं उसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे, अब रिवीजन करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। देखिएगा एकदम। उसके बाद आप लोग क्या करिए, एनसीईआरटी पढ़िए या अगर कोई रेफरेंस बुक है जैसे भारतीय भवन वगैरह वगैरह उनको पढ़िए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं सर, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक से या अदर कहीं कोई भी रेफरेंस हो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे। क्लियर है सर? क्या करना है, सबसे पहले आपका ये चैप्टर हो गया है, आप चेक कीजिए कि आपका नोट्स पूरा बना हुआ है नहीं। क्लियर है, नोट्स बना होगा पूरा। उसके बाद क्या करना है, एकदम से बढ़िया बढ़िया नोट्स बना होना चाहिए, बढ़िया हैंड राइटिंग में नोट्स बनाइए। उसके बाद क्या कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, भरपूर मात्रा में कीजिए, और साथ में एनसीईआरटी पढ़िए या दूसरा कोई बुक है तो वो बुक, उस बुक को पढ़िए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, करते हैं रिवीजन, देखते हैं स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा। एकदम से मेरा एकदम सब सारा पीडीएफ लगा के रखा है, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और मैं लिखते जाता हूँ कि हो क्या रहा है। सबसे पहला चीज देखो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया है कि केमिकल रिएक्शन, ये क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे कि कोई भी दो अलग अलग पदार्थ मिलाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, बस आप एक समझ लीजिए कि ये ब्रॉडकास्ट सीरीज है आपके लिए। लास्ट लेक्चर जो भी होगा समझिएगा ये ब्रॉडकास्ट, मतलब आपको एकदम हेडफोन लगाना है, यहाँ पे एक शांत जगह पे बैठना है और बस सुनना है। आपका पूरा चैप्टर एक 1 पॉइंट एक एक पॉइंट करके सारा चैप्टर, मतलब पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट करके सारा पॉइंट पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे। बस आपको सुनना है, देखना है और ऐसे सोचना है कि हमने कैसे कैसे पढ़ा। तो वही चीज़ है कि रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, क्या है चीज़ें कि पहला ही चीज़ है हमारा चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एंड और समीकरण। तो केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, या केमिकल इक्वेशन बोलो या इक्वेशन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो सर चैप्टर ही रहे रासायनिक अभिक्रिया, तो सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, सर ये क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि किसी भी दो अलग अलग पदार्थ को मिलाएंगे तो उसके फलस्वरूप हमें एक अन्य पदार्थ मिलेगा। ठीक है, किसी भी दो पदार्थ को मिलाए तो हमें एक अन्य दूसरा पदार्थ, तीसरा पदार्थ मिलेगा, और उसका गुण, उसका जो कैरेक्टर होगा इन दोनों के कैरेक्टर से अलग होगा। समझ पा रहे हैं आप? किसी भी दो पदार्थ को मिलाने से एक अन्य पदार्थ मिलता है और भिन्न गुण वाले पदार्थ मिलता है, और क्या होता है, उसका जो गुण होता है इनके गुणों से भिन्न होता है। इस तरह का जो प्रक्रिया होता है ये रासायनिक परिवर्तन द्वारा हो सकता है, वह होता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है सर, जो दो चीज या दो से ज्यादा चीज हम मिलाएंगे, जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ें को हम लोग मिलाएंगे उसे कहेंगे हम लोग क्या, उत्प्रेरक कहेंगे, उसे हम लोग अभिकारक कहेंगे। ठीक है, या फिर अभिकर्मक कहेंगे। जो भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम अभिक्रिया में डालेंगे, जो अभिक्रिया में भाग लेगा, ठीक है, पार्टिसिपेट होगा, उसी को क्या बोलेंगे, अभिकर्मक या अभिकारक कहेंगे। सर अभिक्रिया हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, हमें कुछ ना कुछ उत्पाद के रूप में मिलता है, हमें कुछ बनता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। बातें समझ में आ रही है सर? जो मिलाया, जो अभिक्रिया में भाग लिया, जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट हुआ, उसे अभिकर्मक बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, और जो बना उसे उत्पाद कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। क्लियर? या क्रियाफल बोलेंगे उसको, सर इसको क्रियाकारक बोलते हैं, सर क्रिया में काम करने वाला क्रियाकारक, सर क्रिया का जो फल बना क्रियाफल, उत्पाद बोलते हैं। क्लियर है? एकदम 3 से एकदम एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, समझिएगा। उसके बाद सर क्या है कि सर ये अभिक्रिया तो समझ में आ गई, सर इसका कुछ पहचान भी होता है क्या, कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कैसे पहचानेंगे, उसके लिए थोड़ा सा देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान।
तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है कि पहला है कि अवस्था परिवर्तन दिखेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि पदार्थ की मूलतः भौतिक 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है। भौतिक रूप से देखोगे 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। समझ में आ रही है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो सर रासायनिक अभिक्रिया जो होगी, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, एकदम ध्यान से सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, ठीक है। ब्रॉडकास्ट सीरीज है, बस आपको सुनना है, आगे की ओर हो सके देख लिया तो देखिए, नहीं तो एकदम मन से सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो सर रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे? तो पहला पहचान है कि अवस्था परिवर्तन होगा। क्या होगा? अवस्था। 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। सर अवस्था, कभी देखोगे कि गैस और गैस मिल रहा है, हमें द्रव मिल गया, कभी गैस और द्रव मिलके हमें ठोस देगा, कभी ठोस ठोस मिलके गैस बन देगा। इस तरह का जो अवस्था परिवर्तन होगा वो हमको देखने को मिल जाएगी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है। दूसरा क्या है कि सर रंग परिवर्तन, कलर चेंज देखने को मिल सकता है। एक लाल और पीला में मिला और हरा बन गया, एकदम से इसी को तो बोलते हैं रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस वाले मतलब कलर चेंज देखने को आपको इसमें मिल सकता है। सर उसके बाद क्या होगा? सर उसके बाद क्या होता है? गंध परिवर्तन होता है, ठीक है। गंध, जैसे कि गंध बदल जाता है, जैसे केमिकल, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे डस्टबिन में कूड़ा रखा हुआ है तो कुछ दिन के बाद उसमें बदबू आने लगी। पहले तो बदबू नहीं थी, फिर वो बदबू कहाँ से आया? तो वहाँ क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ और वो क्या हुआ? गंध परिवर्तन हो गया। उसके अलावा देखो गैसें उत्सर्जित हो सकता है, गैस उत्सर्जित हो सकता है, गैस, ठीक है। गैस उत्सर्जित, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे एक ऐसा भी देखा गया कि अभी गैस उत्सर्जित हो रहा है, तो भी समझिएगा क्या हो रहा है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? मैंने कहा हाँ, एक आध पॉइंट तो होता है। एक पॉइंट तो आप देख ही सकते हो कि उष्मा उत्सर्जन होगा। जैसे गैस निकलती है ना, वैसे उष्मा भी निकलती है, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है? उष्मा उत्सर्जन भी होता है। उष्मा का क्या होगा? उष्मा का उत्सर्जन होगा, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे? ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उष्मा उत्सर्जन होता है। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है आप लोग को? सर इसके बाद क्या है, मतलब हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसकी पहचान वो देख लिया। सर उसके बाद हमने परिवर्तन पढ़ा था कि परिवर्तन 2 तरीके से होते हैं, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। सर रासायनिक परिवर्तन क्या होगा कि एक बार उत्पाद बन गया ना तो वो फिर से नहीं बनेगा। और भौतिक परिवर्तन क्या होगा? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला गया, फिर उस अवस्था से पहले वाला अवस्था में आ सकता है। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। सर रासायनिक परिवर्तन क्या है? एक बार एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया, फिर उस अवस्था से अवस्था में नहीं आएगा। क्लियर? बातें समझ में आ रही है? ठीक है, देखते हैं। सर वही तो लिखा भी होगा सर, जैसे देख लो ना, ए से बी बना, ए से हमारा क्या बना? बी बना, और फिर बी से ए बन गया। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज कहते हैं सर इसको। जैसे रबड़ खींच लिए, कागज जला, कागज को मोड़ दिए, इस तरह से जो घटनाएं होंगी। और रासायनिक परिवर्तन देखो, एक बार इधर से इधर गया ना, इधर से इधर नहीं हो रहा है, मतलब उल्टा काम यहाँ में नहीं होता। जैसे घर के आसपास में परिवर्तन को, ठीक है, पहचाने। आपका एक होमवर्क मैंने दिया था कि आप अपने घर के आसपास जो परिवर्तन, जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं ना, सुबह से शाम तक देखोगे, रात तक देखोगे, हर जगह परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहा है। जैसे देखोगे आपके यहाँ चावल बनता है, एक बार एकदम चावल से भात बन गया तो अब भात से चावल बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ रासायनिक परिवर्तन हो गया। सर एक बार हमने क्या किया, आटे से रोटी बना लिया। सर रोटी से आटा बनेगा क्या? सर नहीं बनेगा, आटा तो नहीं बनेगा, वो गोल गोल बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। सर मिट्टी को पका के क्या बन जाता है? ईंट बन जाता है। जब मिट्टी को पकाया जाता है तो वो ईंट बन जाता है, और ईंट से फिर क्या मिट्टी बनेगा? सर मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनेगा। मतलब सर रासायनिक परिवर्तन? मैंने कहा हाँ, वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। सर दूध से दही देख लो, इस तरह के। सर लोहे पे जंग लगना, तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है सर। उसके बाद क्या है H2O2 सर, एक अवस्था परिवर्तन जो हमने देखा, ये पहचाना, उसका एक उदाहरण देखा सर। जैसे H2 और O2 क्या है, एक दो गैस है अलग अलग और एक द्रव बना लिया। इसमें बहुत ही रोचक वाली बातें हैं, इसमें बहुत ही रोचक वाली बातें हैं। देखो जब भी कहीं पे आग लगती है क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कहीं पे आग लगती है, हम ये क्या पढ़े कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है या रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसमें नए गुण वाले, अलग गुण वाले, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, वही बता रहे हैं कि जो दो चीज को मिलाए उसका गुण और जो बना हमें मिला उसका गुण इनके गुण से अलग होता है। तो वही देख लो कि एक H2 गैस है और O2 गैस है, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में हमने मिलाया तो सर एक वो क्या बना, एक पदार्थ बना जिसे हम लोग क्या कहे, जल कहे, पानी कहे। पानी हमने बोला सर। देखो जब भी हमको आग लगाने की जरूरत पड़ेगी तब हमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ेगी, बिना ऑक्सीजन के आग लगाना संभव नहीं है सर। जब भी आग लगेगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, वहां से रिलीज होगा, वहां से मुक्त होगा, उत्सर्जित होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को सर। एक क्या है, जब आग लगती है तो उसकी जरूरत पड़ती है और एक आग लगने से निकलती है, मतलब दोनों आग को क्या करती है, प्रेरित करती है, आग को सपोर्ट करती है। पर जो बना उससे वो क्या करती है, आग का विरोध करती है। आग कहीं लगा है, पानी डालोगे आग बुझ जाएगा। तो सर ये दोनों सपोर्ट और ये विरोध, मतलब इसका गुण जो है, जो इस पानी का गुण है, इनके गुणों से क्या है, अलग है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि नए गुण वाले, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, किससे, रासायनिक अभिक्रिया से। सर अवस्था परिवर्तन भी देख सकते हो, यहाँ गैस गैस और यहाँ जो बना वो हमारे पास क्या है, द्रव है। तो इस तरह से अवस्था परिवर्तन देख सकते हो। उसके बाद क्या है, उसके बाद देख लो कि क्या है, तो रासायनिक समीकरण है। सर रासायनिक अभिक्रिया को एकदम संक्षेप में लिख देना, रासायनिक समीकरण कहलाता है। सर हमारा रासायनिक अभिक्रिया टॉपिक को हमने थोड़ा सा बदल किया और रासायनिक समीकरण को समझना स्टार्ट किया। इसके बाद फिर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। हाँ, क्या चीज़ पढ़ना सर, रासायनिक अभिक्रिया का इंट्रोडक्शन लेना है, ठीक है। उसके बाद रासायनिक समीकरण पढ़ना है और फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ लेने और चैप्टर खत्म। इतने ही चीज़ें तो है इसमें। हाँ, ऐसा आप लोग हुआ हुआ मत बनाइए सर कितना बड़ा चैप्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। चैप्टर एकदम थोड़ा सा छोटा सा है, लल्लू सा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और बहुत ही सारे क्वेश्चंस मजे 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 बढ़िया बढ़िया मजे मजे वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। मज़ेदार एकदम चैप्टर है। क्लियर है सर। क्या है कि परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा, परिवर्तन हुआ तो सर वहाँ पे जो रासायनिक परिवर्तन हुआ तो उस प्रोसेस को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। अब क्या है सर कि रासायनिक अभिक्रिया को सर क्या हम हमेशा एकदम वो शब्दों में लिखते जाएं, बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखें क्या, मैंने कहा इनको बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखना, उनको टाइम बर्बाद करना होता है। क्लियर है। अगर उतना बड़े बड़े पैराग्राफ में हम हर बार लिखते रहे कि सर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, ये बनाया वो बनाया, इस तरह से हुआ, तो वहाँ पे हमारा टाइम की बर्बादी होगी और साथ में स्पष्टता, क्लियरिटी नहीं आ पाएगी उतनी कि कितने परमाणु मिले, कितने अणु मिले, तो इनकी क्लियरिटी नहीं आ पाती है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण को लाए। सर रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखना क्या होगा, रासायनिक समीकरण होगा। क्या फायदा हुआ इससे, फायदा क्या हुआ, रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या फायदे मिले। तो पहला फायदा मिला कि समय का बचत होता है, समय का बचत होता है। दूसरा फायदा क्या हुआ, दूसरा फायदा क्या हुआ, समय का बचत तो होता ही है। दूसरा क्या हुआ, इसमें स्पष्टता, स्पष्टता होती है, कितने परमाणु मिले, कितने अणु मिले, वो ज्यादा इधर से एकदम एकदम समीकरण को देखो सब कुछ पता लग जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करें, संक्षेप में लिखे, शॉर्ट में लिखे, वो क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। तो रासायनिक समीकरण को लिखने की कुछ नियम भी है क्या, मैंने कहा हाँ वही नियम है जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। तो सर जैसे ए और बी दो चीज मिला और सी और डी दो चीज मिला बनाया, तो क्या होगा ना, ए और बी जो दो चीज बना, ठीक है, ए और बी जो दो चीज हमें मिलाया उसको क्या बोले, अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे अभिकारक बोलते हैं। या थोड़ा सा आप लोग और भी चीजें देखो, अभिकारक और क्या क्या बोलते हैं हम लोग। हाँ देखो,
जब भी अभिकारक दिख जाए, क्या दिख जाए, ओ मोहन बच्चा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो सर अभिकारक और उत्पाद क्या होता है कि जो अभिक्रिया में भाग लिया वो अभिकारक होता है और जो अभिक्रिया से बना वो उत्पाद होता है। सर दो अभिकारक के मिलने से हो सकता है कम से कम दो अभिकारक मिलाओगे ना, कम से कम दो चीज मिलाओगे तभी तो नया चीज बनेगा। तो सर दो से ज्यादा चीज मिलाए और एक या उससे अधिक चीज हमें क्या हुआ, मिला। ठीक है, जो दो चीज मिलाए उसे अभिकारक, जो मिला उसे उत्पाद करते हैं। हम पढ़ चुके हैं सर, लगभग 10-15 बार हम ये बातें कर चुके हैं, हमारे अंदर ये बातें बैठ गया। क्लियर है सर। उसके बाद क्या होता है कि सर इसके क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या नियम है, रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या नियम है, नियम बता दो, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम बता दो। ठीक है, तो अभिकारक और अभिकारक, कम से कम दो अभिकारक तो लेने ही होंगे। ठीक है, तो अभिकारक और अभिकारक के बीच में प्लस चिन्ह का यूज कीजिएगा। ठीक है, जो उत्पाद अगर एक से ज्यादा बना तो उन उत्पादों के बीच में भी प्लस चिन्ह का उपयोग करिएगा। रासायनिक समीकरण को लिखने के मैं नियम बता रहा हूं कि अभिकारक और अभिकारक के बीच में प्लस चिन्ह का यूज देना है और उत्पाद के बीच में भी प्लस चिन्ह का उपयोग देना है। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा सर कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर के चिन्ह का उपयोग करना है और तीर के चिन्ह लगाते वक्त ध्यान रखिएगा कि अभिकारक के तरफ पूंछ होगा तीर का और उसका नोकीला भाग जो होगा वो उत्पाद की तरफ बनेगा। मतलब जो तीर का चिन्ह हम लोग खींचेंगे ना वो अभिकारक से उत्पाद की ओर खींचना है। ठीक है, 3 टर्म याद हो गए, पता लग गया, समझ में आया सर। अभिकारक और अभिकारक के बीच में प्लस चिन्ह, उत्पाद और उत्पाद के बीच में प्लस चिन्ह और अभिकारक से उत्पाद की ओर तीर के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये 3 नियम हम लोगों ने देखा अभी। हाँ, उसके बाद क्या करना है सर, जो तीर का चिन्ह होगा ना, तीर का चिन्ह होगा उसके ऊपर या नीचे, तीर के चिन्ह के ऊपर या फिर नीचे हम लोग क्या करेंगे, उत्प्रेरक को डाल देंगे। उत्प्रेरक अगर कोई रहा उसे तीर के चिन्ह के ऊपर या नीचे डालेंगे। सर ये उत्प्रेरक क्या होता है वो समझ लीजिए, उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक क्या होता है कि उत्प्रेरक एक कैटलिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं सर, ये रासायनिक अभिक्रिया को धीमा या तेज कर सकता है। क्लियर है। और वहां से चौथा नियम कि तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे उत्प्रेरक को लिखेंगे, जो भी उत्प्रेरक होगा उसको लिख देंगे। याद करो आप अपघटन अभिक्रिया हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वो उस जिसके प्रभाव में हो रहा था वो उत्प्रेरक की तरह ही तो काम कर रहा था सर, विद्युत के प्रभाव में, उष्मा के प्रभाव में, प्रकाश के प्रभाव में। तो हम क्या करते थे, तीर का चिन्ह के ऊपर या नीचे उत्प्रेरक को डालते थे, प्रभाव को डालते थे। याद है, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। इस तरह से कितने, 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 क्या हो गए, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम हो गए। सर एक और आया कि रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। अब आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि रासायनिक समीकरण को पहला बात है कि संतुलित क्यों करना है। तो पहला चीज है कि कुछ नियम आया हमारे यहाँ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक नियम आया हमारे यहाँ, उसे कहा गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहा गया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसमें क्या होता है, ये नियम क्या कहता है कि हमारे पास जितना द्रव्यमान है ना, इस ब्रह्मांड का जितना द्रव्यमान है ये फिक्स है, कांस्टेंट है, नियत है, ये बदल नहीं सकता। मतलब आप ना तो द्रव्यमान को बना सकते हैं, ना ही नए द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही पुराने द्रव्यमान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब नष्ट कर सकते हैं। मतलब आप ना ही द्रव्यमान को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही नए द्रव्यमान को बना सकते हैं और ना ही पुराने जो पहले से द्रव्यमान है उसे नष्ट कर सकते हैं। आप सर क्या कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आप इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यही कहता है रासायनिक मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ना ही हम द्रव्यमान बना सकते हैं और
ना ही द्रव्यमान को मिटा सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब द्रव्यमान दुनिया का फिक्स है और यहीं पे जाके आया क्या हमारा कि रासायनिक समीकरण जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके बारे में क्या है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या करें, संतुलित क्यों करें। संतुलित क्यों करें? क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण क्या पता है, जितने इस तरफ होगा द्रव्यमान उतने उस तरफ मिलेगा। मतलब ना ही हम बना सकते ना ही मिटा सकते। तो जितने चीज हमने मिलाया उतना ही चीज हमको मिलेगा ना। बस इसका क्या होगा, रूप बदल जाएगा, रूप परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन हो सकता है, रंग परिवर्तन हो सकता है, पर उसकी मात्रा उतनी ही रहेगी। जितने अभिकारक में उतने उत्पाद में, जितने अभिकारक में उतने ही उत्पाद में रहेगी। और इसको हमने बैलेंस करना भी बताया कि सर पहले क्या करो कि हाइड्रोजन के अलावा जो है उसको बैलेंस करो। बैलेंस का मतलब क्या होता है, अभिकारक की तरफ परमाणु की संख्या बराबर उत्पाद की तरफ परमाणु की संख्या हो जाए। इस तरफ देखो नाइट्रोजन 2 था, इस तरफ 1 था, इस तरफ हाइड्रोजन 2 था, इस तरफ 3 था, है ना। ठीक है, फिर हमने क्या किया, पहले नाइट्रोजन को सर इधर 2 था तो इधर भी 2 कर दी, पर यहाँ सर हाइड्रोजन तो 6 हो गया, हाइड्रोजन को यहाँ भी 6 कर दो। बात समझ में आया? इस तरह से संतुलित किए। हाँ, और ये थोड़ा सा परमाणु के बारे में हमने जाना था कि डाल्टन वगैरह ने खोज किया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और हमने फिर क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उसमें पहला पढ़ा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। सर ये क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, किसी भी दो चीज को मिला दो, किसी भी दो चीज को मिलाओ और एक ही चीज बने, उसका योग हो जाए, संयोग हो जाए, ऐड हो जाए वो चीज, उसी को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या है सर, अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया सर बड़ा मजेदार है सर, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। सर क्या होता है, किसी के प्रभाव में जब कोई पदार्थ किसी उत्प्रेरक या विद्युत उष्मा प्रकाश की उपस्थिति या प्रभाव में क्या होगा, टूटेगा, उस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। बातें समझ में आ रही है? सर अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया उष्मा और प्रकाश की उपस्थिति में हो सकता है। और क्या होगा सर, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का अच्छा खासा एग्जाम्पल, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें क्या होता है, प्रकाश के प्रभाव में सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, टूट जाता है। प्रकाश के प्रभाव में सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, टूट जाता है। तो क्या टूट जाता है, कैसे टूट जाता है सर, जैसे ये प्रकाश मिलता है, एच म्यू बोलते हैं इसको। चलिए AgCl सिल्वर क्लोराइड है, ये Ag और Cl मतलब सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या होती है, बदल जाती है अगर उसको प्रकाश मिल जाए। सर ये बदले ना, टूटे ना, इसका अपघटन ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको काले रंग की बोतल में स्टोर करते हैं, ब्लैक बोतल में इसका स्टोर किया जाता है ताकि इस पे प्रकाश ना पहुंचे और इसका अपघटन ना हो। इसके लिए देख लो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस करवा भी दिए। सर क्यों सफेद रंग की बोतल में क्यों नहीं रखना है, क्योंकि सफेद रंग की बोतल में लाइट जाएगा, प्रकाश जाएगा और ये क्या होगा, प्रकाश से रिएक्ट कर लेगी, रिएक्शन हो जाएगा इनका, और ये क्या होगा, Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। पर एसिड में AgCl2 अलग नहीं होगा क्योंकि ये काले रंग की बोतल में, काला कलर का बोतल रहेगा तो नहीं होगा अलग। फिर अगला क्या है हमारा, कौन किसको विस्थापित कर सकता है, जो जितना ऊपर वो अपने नीचे वाले को विस्थापित करेगा, जो ऊपर है वो अपने नीचे वाले को विस्थापित करेगा। और क्या सर, वियोजन अभिक्रिया। सर जैसे अपघटन अभिक्रिया वैसे ही वियोजन अभिक्रिया, बस थोड़ा सा अंतर है। देखो अपघटन अभिक्रिया में क्या हुआ, उत्प्रेरक है, ठीक है, अगर उत्प्रेरक हटा ले तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब अभिक्रिया हो गया, जैसे कि हो गया 90% हो गया या पूरा हो गया, तो उत्प्रेरक को अगर हटा लिया जाए इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर यहाँ क्या होगा, जैसे उत्प्रेरक हटाओगे ना, जैसे उत्प्रेरक हटाओगे फिर से वो अभिक्रिया क्या होगी, पहले जैसी हो जाएगी। सर विस्थापन अभिक्रिया होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी भी एक वस्तु, कोई भी एक पदार्थ में एक को हटा के वो दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि कौन किसको हटा पाएगा, तो जो ज्यादा क्रियाशील होगा, जो ज्यादा एक्टिव होगा, क्रियाशील होगा, जिसकी रिएक्टेंट पावर ज्यादा होगी, वो क्या होगा, दूसरे को कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। सर एक विस्थापन होता है एकल विस्थापन, और दो काम ऐसा हो गया तो द्विविस्थापन। सर द्विविस्थापन में देखा जाता है कि प्लस माइनस में क्या होता है, एक तरह से अदला बदली हो जाता है। इस तरह का जो होगा ना, तो आयनों का अदला बदली से भी इसे बताया जाता है। सर उष्माक्षेपी और उष्माशोषी रिएक्शन दो प्रकार के। सर एक ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें उष्मा
निकलेगा तो उष्माशोषक्षेपी सर उष्मा डालना पड़ेगा, तो क्या होगा उष्माशोषित सर उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक सर एक्स जहाँ भी आए तो समझ लीजिएगा इसका मतलब क्या होता है कि सर बाहर निकलना, बाहर कुछ भी चीजें बाहर निकलेगी। आप लोग बायो में पढ़ेंगे, एक्सहेल पढ़ेंगे, मतलब हम लोग जब सांस क्या करेंगे बाहर छोड़ेंगे वहां भी देखोगे तो एक्सहेल आएगा। सर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, सर ऑक्सीकरण क्या होगा, ऑक्सीकरण कहीं पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण, सर ऑक्सीजन का अगर निकल रहा है हट रहा है तो अपचयन। ठीक है सर, अगर इलेक्ट्रॉन को हटाया जाए या हाइड्रोजन को हटाया जाए तो ऑक्सीकरण, अगर इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन को जोड़ा जाए तो ये क्या होगा अपचयन। सर कुछ उदाहरण हमने देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक रिएक्शन और था हमारा, और लास्ट रिएक्शन था क्या सर रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचय अभिक्रिया या उपचय अपचय अभिक्रिया। सर उपापचय या उपचय अपचय क्या होता है कि दो अभिक्रिया का मेल है, एक में क्या है सर वही ऑक्सीकरण, सर एक में वो क्या है वही अपचयन अभिक्रिया है। सर उसी के दोनों को एक साथ जब होगा तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें वही सेम चीज है, इससे कॉपर में क्या होगा ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो क्या होगा कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का हटना क्या होता है अपचयन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा संक्षारण, पढ़ा कि किस तरह से लोहे पे जंग लग जाती है, उसका क्या उपाय है, क्या हानि है। हानि क्या है सर बार बार लोहे से जंग हटाने में पैसे खर्च होंगे, साथ ही धातु की भी हानि होगी, मतलब जो हमारा लोहा है या कोई भी और धातु है जिसपे जंग लग रहा है उस तरह का, उसको बार बार जंग को हटाओगे तो उस तरह वहां से क्या होगा धातु की हानि होगी, उस तत्व की हानि होगी। तो उपाय क्या है उसमें, क्या करो पेंट लगा दो या फिर पॉलिश कर दो उनका, तो क्या होगा वो उसका संक्षारण होने से बच जाएगा, और जब तक पेंट है तब तक लोहे पे जंग नहीं लगेगा। क्लियर बात है। ये हमने चिप्स की पैकेट देखा था कि सर चिप्स की पैकेट पे देखे होंगे, चिप्स का पैकेट होता है उसमें क्या होता है हवा भरी होती है, और वो हवा कुछ और नहीं होता है नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों होती है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि सर नाइट्रोजन गैस है ना वो ऑक्सीजन की तुलना में कम क्रियाशील होता है, इसलिए ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन डाल देता है। नाइट्रोजन जो है ना वो कम क्रिया करता है, बहुत ही कम क्रिया करता है सर, इसलिए क्या होती है जो इसमें खाना होता है जो भी हमारे पैकेट के अंदर जो भी होता है वो जल्दी खराब नहीं होता, और ये इसका यूज हम लंबे समय तक कर सकते हैं, इसका स्टोर हम लंबे समय तक कर सकते हैं। क्लियर समझ में आ गया। सर इसके अलावा भी कुछ था क्या, इसके अलावा सर हमारा चैप्टर खत्म था यहाँ पे, और ये चैप्टर का हो गया आत्मा। अगली क्लास से अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, इसके आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चंस करिए। ठीक है, ऐप पे भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे होंगे रेगुलरली। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।